तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लुकिज्म के करता धरता नहीं पीडीजे की नहीं चार्ल्स चॉय की बात करने वाला हूँ, जिसने अनडाउटेडली यहाँ पर लुकिज्म को स्टार्ट किया था डैनियल पार्क को उसकी दूसरी बॉडी देकर। अब यहाँ पर परफेक्ट बॉडी मिलने के बाद डैनियल पार्क की लाइफ तो चेंज हुई, लेकिन इसमें चार्ल्स चॉय का क्या फायदा हुआ? वेल, इसका जवाब है मेरे पास, जो मैं आपको अपनी एक इंटरेस्टिंग थियोरी के साथ दूंगा वीडियो के एंड में, तो एंड तक जरूर से देखना ये वीडियो। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्ल्स चॉय के हीरो टू जीरो टू विलन के सफर के बारे में, कि कैसे ये बंदा यहाँ पर जीरो जनरेशन के टाइम पे एक हीरो था, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे एक भिखारी एंड सेकंड जनरेशन के टाइम पे एक विलन। तो जनरेशन जीरो के टाइम पे चार्ल्स चॉय, जिसको इलाइट के नाम से जाना जाता था, उसने अपना काफी दहशत बना रखा था, क्योंकि यहाँ पर वो फिज गैंग का सेकेंड इन कमांड था, यानी कि पूरे के पूरे फिज गैंग में सिर्फ कैप्रियन किम में उससे ज्यादा ताकतवर था, बाकी सबसे यहाँ पर ज्यादा ताकतवर चार्ल्स चॉय था। अब क्योंकि यहाँ पर फिज गैंग में चार्ल्स चॉय सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस ग्रेट पावर यानी यामाजाकी क्लैन से वो लोग लड़ रहे थे, तो चार्ल्स चॉय ने यहाँ पर पक्का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को डिफीट किया रहेगा अपने टाइम पे। एंड यहाँ पर जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है, मैंने उसमें बताया था कि कैसे यहाँ पर यामाजाकी क्लैन के पास कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूआई फाइटर्स थे, जिनको डिफीट करना कितना हार्ड होगा आप एक बार इमेजिन करके देख लो। तो ये बात तो तुम लोग पक्की समझो कि चार्ल्स चॉय इस वक्त लुकिज्म के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आता है। अब इलाइट ए चार्ल्स चॉय को सबसे खास बनाती थी उसके इनविजिबल अटैक्स करने की पावर एंड उसका बैटल आईक्यू। एंड यहाँ पर इनविजिबल अटैक्स का तो हमें पता ही है कि वो जेम्स ली लेवल मास्टरी हासिल किया उसने उसमें, लेकिन उसका बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि जीचैंग क्वाक, जो कि अनडाउटेडली यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन किंग्स में से सबसे ज्यादा स्मार्ट था, उसे यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने काफी इजीली आउटस्मार्ट कर दिया था एंड उसे मार दिया था। जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि चार्ल्स चॉय की स्पीड, आईक्यू एंड बैटल आईक्यू काफी ज्यादा हाई थी जनरेशन जीरो के टाइम पे। एंड यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने जीचैंग क्वाक से फाइट करते टाइम एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उसने बताया था कि अगर उसके हाथ उसके पैर जितने ताकतवर होते तो वो जनरेशन जीरो को लीड करता, यानी कि वो कैप्रियन किम से भी ज्यादा ताकतवर होता। एंड मैं भी चार्ल्स चॉय के स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो अगर चार्ल्स चॉय के पैर और हाथ इक्वली स्ट्रॉन्ग होते तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनरेशन जीरो के टाइम पे जेम्स ली जैसा होता। और यहाँ पर जेम्स ली एंड कैप्रियन किम में ज्यादा ताकतवर कौन है, ये तो अपने में ही एक डिबेट है जो तुम कमेंट्स में कर सकते हो। अब यामाजाकी क्लैन यानी ग्रेट पावर को डिफीट करने के बाद फिज गैंग ने यहाँ पर स्प्लिट अप करने का डिसाइड कर दिया एंड यहाँ पर सब अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन यहाँ पर एक टाइम था जब जनरेशन जीरो स्टार्ट नहीं हुई थी एंड यहाँ पर जनरेशन जीरो जस्ट एंड हुई थी, जब कैप्रियन किम की मौत की खबर आती है। एंड यहाँ पर कैप्रियन किम को मारा था जेम्स ली एंड उसके दूसरे बेटे गिटाई किम ने। एंड ये चीज मुझे थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि अगर तुम ये भी मान लो कि गिटाई किम अपने प्राइम में था, लेकिन जेम्स ली तो अपने प्राइम में था भी नहीं, वो तो अभी भी यंग था एंड सियोंजी युग से उसने फाइट की भी नहीं थी। तो आखिर में जेम्स ली के इतने कमजोर वर्जन ने एंड गिटाई किम ने मिलकर जनरेशन जीरो के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को डिफीट कैसे किया? एंड आई थिंक इसका सिंपल जवाब है चार्ल्स चॉय, क्योंकि मुझे लगता है चार्ल्स चॉय ने यहाँ पर अपना बैटल आईक्यू यूज किया एंड यहाँ पर किसी तरह से उसने कैप्रियन किम को फंसा दिया था, जिसके चक्कर में उसकी मौत हुई। वरना गिटाई किम एंड जेम्स ली का मिलकर कैप्रियन किम को मारने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितने की आरसीबी की इस बार के आईपीएल को जीतने की। अब पर्सनली तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जेम्स ली एंड यहाँ पर गिटाई किम के साथ चार्ल्स चॉय भी आ गया था कैप्रियन किम को मारने के लिए एंड अपना रिवेंज लेने के लिए, तब जाके कैप्रियन किम ने उसका दूसरे हाथ का सफाया कर दिया। ऑल्सो यहाँ पर मैं ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर में कैप्रियन किम अपने इस चैट वर्जन से लोगन ली जैसा दिखने क्यों लग गया था। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कैप्रियन किम के पास भी 2 बॉडीज थी, जिसके चक्कर में यहाँ पर चार्ल्स चॉय उसे इतनी इजीली मार पाया था। लेकिन हाँ, चार्ल्स चॉय ने जैसे ही कैप्रियन किम को मारा, उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया अपने इविल प्लान्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इस QR कोड के थ्रू मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। अब जनरेशन 1 वो टाइम था जब चार्ल्स चॉय लिटरली एक भिखारी जैसा था। वो लिटरली डैनियल पार्क के पुराने वाले घर में रहता था एंड यहाँ पर वो एक जेल में जैनिटर जैसा काम करता था। लेकिन यहाँ पर इस बंदे की किस्मत तो देखो यार, इसको लिटरली यहाँ पर इस जेल में कन पार्क मिल गया, जिसके साथ इसने कहीं ना कहीं एक अलायंस बना दिया था रेड पेपर के थ्रू। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि चार्ल्स चॉय की इविल प्लान्स में उसकी सबसे बड़ी मदद यहाँ पर गन पार्क ने की थी, क्योंकि यहाँ पर वो गन पार्क ही था जिसने यहाँ पर 4 मेजर क्रूज में से 3 क्रूज को तो अकेले ही रिक्रूट किया था
एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि 4 मेजर क्रूज का आइडिया चार्ल्स शॉय को फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे ही आया था, जिसके बाद यहाँ पर गन एंड गू ने यहाँ पर सारे 4 मेजर क्रूज के क्रू हेड्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पर चार्ल्स शॉय के कहने पे जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को भी एंड कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के किंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड वो कहीं ना कहीं चार्ल्स शॉय के बिजनेस प्लान्स के रास्ते पे आ जाते थे। अब 4 मेजर क्रूज से फंडिंग मिलते ही चार्ल्स शॉय ने अपने 10 जीनियसेस के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ी मदद उसकी बेटी ने की थी, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल चॉय को यहाँ पर एक बिजनेस जीनियस बोला जाता है। तो मेरे को लगता है चार्ल्स शॉय ने उसके दिमाग का यहाँ पर भरपूर यूज किया, जिसके बाद उसने स्ट्रीमिंग कंपनी स्टार्ट कर दी थी अपनी। अब यहाँ पर सेकंड जनरेशन के स्टार्ट होते ही 4 मेजर क्रूज को चार्ल्स शॉय ने अबैंडन कर दिया, या यूं कहो तो चार्ल्स शॉय ने छोड़ दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलीगल थे एंड इससे चार्ल्स शॉय फंस सकता था। अब सेकंड जनरेशन के टाइम पे चार्ल्स शॉय ने बस डैनियल पार्क को उसकी सेकंड बॉडी दी थी। उसके अलावा चार्ल्स शॉय का उतना ज्यादा रोल रहा नहीं सेकंड जनरेशन के टाइम पे, लेकिन मुझे इतना तो पूरा यकीन है कि फ्यूचर में हमें चार्ल्स शॉय और भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और हम लोग को उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर लुकिज्म का सबसे बड़ा विलन चार्ल्स शॉय है। लेकिन हाँ, मैं नहीं मानता कि चार्ल्स शॉय यहाँ पर लुकिज्म का फाइनल विलन है, क्योंकि वो तो मैं सोच रहा हूँ कि गिटाई के मैं। तो अभी आप वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आ चुके हो, क्योंकि अब हम चार्ल्स शॉय की मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ज्यादातर लुकिज्म फैंस का ये मानना है कि चार्ल्स शॉय की सेकंड बॉडी जेम्स ली है। एंड अगर आप ढूंढने जाओगे तो इसके लिए आपको काफी सारे प्रूफ्स मिलेंगे। आप चाहो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन हाँ, जितने भी प्रूफ्स अभी तक मैंने खुद भी देखे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि जेम्स ली को कहीं ना कहीं चार्ल्स शॉय कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अनलाइक बिग डैनियल, जेम्स ली के पास उसकी खुद की कॉन्शियसनेस है। अब यहाँ पर बिग डैनियल के पास भी उसकी खुद की कॉन्शियसनेस हो सकती है, जिसको कहीं ना कहीं चार्ल्स शॉय ने मार दिया रहेगा। लेकिन जेम्स ली के केस में मुझे लगता है कि चार्ल्स शॉय उसकी कॉन्शियसनेस को नहीं मार पा रहा, इसलिए वो बिग डैनियल से चाहता है कि बिग डैनियल यहाँ पर जेम्स ली को सरपास कर पाए, जिसके बाद चार्ल्स शॉय उसकी बॉडी को कंट्रोल करे। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि चार्ल्स शॉय यहाँ पर एक दूसरी बॉडी कंट्रोल क्यों करना चाहता है, तो इसका सिंपल जवाब है कि चार्ल्स शॉय यहाँ पर बुढ़ा हो रहा है एंड यहाँ पर उसको एक यंग बॉडी चाहिए, क्योंकि चार्ल्स शॉय को यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी सारी उम्र लग गई इतनी सारी वेल्थ और बिजनेस बिल्ड करने पे। एंड यहाँ पर वो अच्छे से अगर उसको एंजॉय करना चाहता है तो उसे यहाँ पर एक यंग बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अब ये बिग डैनियल वाला पार्ट तो बस मेरी थियरी है, लेकिन जो जेम्स ली वाला पार्ट है उसमें तो मैं श्योर हूँ कि चार्ल्स शॉय की सेकंड बॉडी जेम्स ली ही है। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर सेकंड बॉडी वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में यामाजाकी ने स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स शॉय ने उसे कंप्लीट कर दिया। एंड मेरे हिसाब से ये वो कर पाया अपने वन ऑफ द 10 जीनियसेस के चक्कर में, क्योंकि अभी तक हम लोग को 3 जीनियस ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। एंड मेरे हिसाब से चार्ल्स शॉय के पास एक साइंस का जीनियस है जिसने ये काम कर दिया। अब चार्ल्स शॉय की यहाँ पर सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि है उसका रेड पेपर, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि करंट स्टोरी के हिसाब से डैनियल पार्क उसे ले पाता है या फिर चार्ल्स शॉय उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑल्सो यहाँ पर मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि चार्ल्स शॉय लुकिज्म का बिगेस्ट विलन है, ना कि फाइनल विलन, और मैं अभी भी उस स्टेटमेंट पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर गिटाई किम अपने मैक्सिकन गैंग को लेके जैसे ही लुकिज्म के वर्स में टपक पड़ेगा तभी वो फाइनल विलन रहेगा, क्योंकि तब तक यहाँ पर सेकंड जनरेशन ने चार्ल्स शॉय को डिफीट कर दिया रहेगा। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जिनियन पार्क एंड डैनियल पार्क के कॉन्शियसनेस में जो बॉडी आई थी उसने दोनों ने कहा था कि चार्ल्स शॉय कम्स फर्स्ट, जो अगेन यहाँ पर ये प्रूव कर देता है कि चार्ल्स शॉय को यहाँ पर सेकंड जनरेशन पहले डिफीट करेगी एंड चार्ल्स शॉय को डिफीट करने के बाद सेकंड जनरेशन को और भी किसी को डिफीट करना रहेगा। और अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और जानना है तो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात की है उस वीडियो के एंड में, तो वो वीडियो जाके देख लेना। और हाँ, यहाँ पर मेरे चैनल का मेंबरशिप भी एनेबल हो गया है एंड यहाँ पर अगर कोई भी मेरे चैनल का मेंबर बनता है तो मैं उसको फ्री शाउट आउट दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन पे एंड वीडियो के एंड पे। सो हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।